नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज बात करेंगे करण जी के साथ जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुद्दा एक ही है। मुद्दा है कि क्या भारत, अब वहां पर मोदी जी ने बोला था एक बार, या अमित शाह ने बोला था, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान, एक विधान, एक निशान। क्या भारत एक ही निशान की तरफ चल रहा है और निशान लगता है कि सिर्फ बीजेपी का निशान रह जाएगा और भगवा रह जाएगा? क्या उसकी तरफ चल रहे हैं? दूसरा, क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी है उन्होंने इतना धमाल किया हुआ है कि गवर्नमेंट डरी हुई है? उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा एक और मुद्दा है जो आज आपको एंड में बताएंगे कि क्या हो रहा है। अब शुरू करते हैं पहला, कि क्या एक ही निशान भारत में रहने वाला है? सुमित जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने देखिए जो आज बात उठाई, जाने अनजाने में वो बड़ी रेलेवेंट है, क्योंकि आई थिंक कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की तिथि है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ये बात कही थी कि एक विधान एक निशान। ये दरअसल किस कॉन्टेक्स्ट में थी बात? जम्मू एंड कश्मीर में, तब मैं बात कर रहा हूं 1947 के बाद, जब पाकिस्तान ने हमला किया और एक सर्टेन पोर्शन वो अपने कंट्रोल में ले गए, जो कि पीओके है, जो कि पूरा है हमारा, बट वो पीओके बन गया। और कश्मीर के अंदर दो रूल्स चलते थे और दो निशान चलते थे। एक कश्मीर का अपना फ्लैग था, भारत का फ्लैग छोड़ करके, और वहां पे आपको परमिट लगता था एंटर करने के लिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तब नारा था और भाजपा का तब नारा था कि एक ही देश के अंदर कैसे दो निशान हो सकते हैं भाई, एक संविधान होगा और एक निशान होगा। और वो वहां पर जब एंटर करने गए कि भाई एक देश के अंदर एंटर करने के लिए परमिट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो उन्हें डिटेन किया गया। एंड अनफॉर्चुनेटली उसी में जब वो अरेस्ट हुए, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो बीजेपी फॉन्डली रिमेंबर्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फॉर दिस सैक्रिफाइस। एंड अब जब 370 पास हो गया, तो कुछ भी स्पेशल स्टेटस नहीं रह गया था जम्मू कश्मीर का। पूरी तरह कायदे से अगर मैं बोलूं तो वो विलय हो गया था। इसलिए संविधान तो भाई एक ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब एक निशान को कई लोग देख रहे हैं, क्या भाई एक निशान सिर्फ भाजपा का होगा? उनका एक निशान से मतलब था भाई देश का एक ही ध्वज होगा, वही एक ध्वज एक निशान चलेगा, दूसरा फ्लैग की कोई जगह नहीं है, दूसरे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपना संविधान का कोई जगह नहीं है। ये मतलब था उस टाइम पे। अब आज के संदर्भ में जब आप ये बात करते हैं, भाई आप ये सोचिए, मोदी अमित शाह अपना चुनाव जीत गए, ठीक, बंगाल में थंपिंग मेजोरिटी आ गई। अब अगर उनके 20 एमपी और 64 एमएलए टूट करके जा रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमें ममता के साथ नहीं रहना, उद्धव के 6 एमपी टूट के जा रहे हैं, अभी अगर अपने लोगों को एक साथ ही नहीं रख पाते हैं, तो भाई इसमें आप क्यों बिल फाड़ रहे हो मोदी और अमित शाह? ये एक सोचने वाली बात है। ठीक है, मोदी अमित शाह है रिलेंटलेस, मैं मान रहा हूं बात, बट यार थोड़ा ताउम्र यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहते हो। आप अपने चेहरे की धूल भी तो स्वीकारो ना। मतलब आप अपने लोगों को इकट्ठा कर नहीं पाते, उनकी मीटिंग तक लेते नहीं है उद्धव, उसके बाद कह रहे ये तो हमारे साथ दगाबाजी हो रही है, छोड़ के जा रहे हैं। कहीं चुनाव आप जीत नहीं पाते, कोई मुद्दा आप उठा नहीं पाते, दिशाहीन विपक्ष है ये। और ये बड़ी दिक्कत की बात है। मतलब एज सिटीजन मैं कोई खुश नहीं हूं इस बात से। मेरे हिसाब से मोनोपोली इज नॉट गुड इन बिजनेस और इन पॉलिटिक्स, बिल्कुल, और विकल्प होने चाहिए। पर क्या, किस विकल्प की ओर जाऊं मैं, मुझे आप ये बताओ जरा। मैं कर्नाटका की ओर चला जाऊं, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां नीट के पेपर देने जा रहे थे, नीट का मुद्दा उठा रहे थे, इनकी रैली के कारण 4 बच्चे नहीं दे पाए एग्जाम। मैं कहां जाऊं, आप मुझे बताओ ना। जहां इन्फ्लेशन चरम पर है, जहां डेट बढ़ता जा रहा है, या मैं पंजाब चला जाऊं जहां वो भगवंत मान है, वहां चला जाऊं, मैं उस मॉडल को देखूं जहां पे डेट जो है बढ़ता चला जा रहा है? किधर जाऊं मैं? तो ये दुर्भाग्य इस देश का कि भाई सिर्फ बीजेपी ही प्लस रह गया है और किसी में दम ही नहीं है बीजेपी को काउंटर करने का और जनता को कोई सोल्यूशन देने का। सबसे बड़ी बात जो है, तो वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, सुमित जी। बट करण जी, हम जब ये बोलते हैं कि ऑप्शन नहीं है, इसमें जो बीजेपी कर रही है कि यार सारी पार्टीज को जिनके ऊपर पहले केसेस थे उनको भी अपने साथ लेते जा रही है, उनका सपोर्ट लेती जा रही है। क्या इससे जो काम, जैसे कई बार हम कहते हैं कई बार कि यार इस देश में डिक्टेटरशिप होनी चाहिए तभी जो चीजें ठीक हो सकती हैं, क्या ये जो हो रहा है कि सारी पार्टीज आज सपोर्ट कर रही हैं, बीजेपी पूर्ण मोहब्बत 2/3 की मेजोरिटी राज्यसभा लोकसभा की तरफ पहुंच रही है, क्या ये अच्छा नहीं है हमारे लिए? देखिए, है तो बड़ी डेंजरस चीज, मैं अगर सच बोलूं बात, कि भाई एक पार्टी के पास इतनी पावर आ जाए। बट इस समय सौभाग्य से इस पार्टी के दिल में सही भाव है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए,
तो इसलिए हमें ठीक लग रहा है, अदरवाइज इट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट। आपकी बात मैं समझ रहा हूं एंड आई अग्री कि भाई जिनको आप कल को गाली देते थे आज आप उनको साथ रख रहे हो, बट देन वी हैव टू बी प्रैक्टिकल इन पॉलिटिक्स। भाई नंबर्स चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होगी तो डिलिमिटेशन बिल पास होगा, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होगा, तो वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन भी बहुत जरूरी है, मुझे नहीं पता इस बार पास करेंगे कि नहीं। आप सोचो हर समय चुनाव होते रहते इस देश में, मतलब 20% प्रोजेक्ट्स आर स्टक की आचार संहिता लग जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगी, कभी किसी राज्य में, कभी किसकी, कभी जो बाबू होगा वो ट्रांसफर हो चुका होगा, जब नया सरकार आएगी वो पुरानों को ट्रांसफर कर देती है, उसका हस्ताक्षर कहीं अटक जाएगा। ये देश में हर समय चुनाव होता रहता है। तो अगर ये गेम चेंजर चीज होगी कि अगर 1 साल चुनाव हो, 4 साल गवर्नेंस हो, जो कि मॉडल था बाय द वे, पहले 3 चुनाव जो लोकसभा के थे अंडर नेहरू उसमें यही था, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज होगी। तो अभी तक तो ये सरकार जो जो बातें कर रही है, बॉर्डर को सील करने की बात कर रही है, इधर बांग्लादेशी भाग रहे हैं, बिल्कुल आप समझ लो जब से शुभेंदु अधिकारी आए हैं दिन के हजारों हजार भाग रहे हैं, छोड़ छाड़ के सब कुछ भाग रहे हैं। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा इनके दिल में है और सही मेजर सोच रहे हैं। बट इस कदर पावर किसी के पास आ जाए जिसके हाथ में, जिसके दिल में सही मंशा ना हो, वो बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट होगा। इसलिए मैं चाहता हूं और राष्ट्रवादी ऑल्टरनेटिव्स आए, अभी नहीं है, अभी भाजपा ही है ले दे करके, इसलिए उनको अगर पावर मिल रही है तो अच्छा हो रहा है अभी तो, बट फॉर द फ्यूचर इट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट। ट्रू ट्रू। लेकिन आप जब बोल रहे हैं कि राष्ट्रवादी होने चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए, तो आ तो गए हैं कांग्रेस जनता पार्टी, अब गड़बड़ डरी हुई है उससे। बिल्कुल बिल्कुल कांप रही है। मैं तो मैं तो जब भीड़ का सैलाब मैंने देखा तो मैंने कह दिया मोदी जी मस्ट रिजाइन। भाई ऐसे थोड़ी चल सकता है यार, इस कदर भीड़। और मैं अब आपको कल के अगर मंजर बताऊं वहां के, तो मैं इतना इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड है, मेरे कई पत्रकार मित्र और सब वहां पर थे, तो उन्होंने कहा भाई यहां तो सबको आना चाहिए। मतलब ये मूवमेंट चल तो रहा था, ये लोग नीट वीट की बात कर रहे थे, वहां एक पुरुष या मैं कहूं महिला, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूं, एक इंसान बेटर रहेगा, जो साड़ी में और इस सब में गए, उन्होंने कह दिया मेरा लिंग मेरी मर्जी, कौन होते हैं ये मर्द जात वाले, स्मैश पेट्रियार्की। तो मैंने कहा भाई ये कब एजुकेशन से पेट्रियार्की पे निकल गया। फिर वहां टॉयलेट्स थे, उसने कहा व्हाई शुड अ मैन यूज अ सेपरेट टॉयलेट, वुमेन यूज अ सेपरेट टॉयलेट। मैंने कहा यार ये तो बड़े ही तेजस्वी मुद्दे उठ रहे हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज आर कंट्री नीड्स आई थिंक। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी, यस, मोर पावर टू कॉकरोच जनता पार्टी। ये आपने सही बात कही, आई फॉरगॉट देम, आपने, आई एम ग्लैड यू करेक्टेड मी, दैट इज ऑल्सो नॉट। नहीं, मैंने उसको बड़ा, वैसे उसको मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको पूरा डिटेल में देखा कि कर क्या रही है। नीट का मुद्दा उठाने से बाद अब वो शुरू हो गए हैं जिहादियों को रिलीज करवाइए, मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए, मोदी गवर्नमेंट फैसिस्ट है, अब मेरा पानी बिजली बंद कर दिया। बाद में पता लगा पानी बिजली कभी बंद किया ही नहीं था। वो बैठ के वहां पर जो नारे लगाए कि पानी बिजली बंद हो गया है, उसके बाद वहीं बैठ के समोसे खा रहा है वो, और बिजली पूरी ऑन है। तो ये जो ये केजरीवाल पार्ट 2 इन्होंने खड़ा कर दिया। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को यार कहीं ना कहीं टाइमली कोई ना कोई स्टेप्स लेने चाहिए? हमने देखा कि जैसे किसान आंदोलन है, 1 साल लटका रहा, हमने कुछ नहीं किया। सीएए 1-1.5 साल लटका रहा, हमने कुछ नहीं किया। अब ये कॉकरोच है पूरे भारत में, गटरों में से निकल कर बाहर निकल रहे हैं और एक गंद डाल रहे हैं। माइंड यू, जो जिसने ये कॉकरोच वर्ड शुरू किया था उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा कि हमें जी सीजीआई ने कॉकरोच बोला। शुरू हो गए मोदी जी के खिलाफ कि हम कॉकरोच हैं। भाई गर्व से बोल रहे हैं हम कॉकरोच हैं। आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को टाइमली कभी ना कभी स्टेप्स लेने चाहिए? नहीं, इस पे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको मैं बताऊं, इस पे तो गवर्नमेंट ने कमाल का काम किया। इनको आते ही एयरपोर्ट ही पे दे दिया परमिशन, भाई जाओ कर लो आंदोलन, दुनिया भी तो देख ले क्या हो। इधर तो गवर्नमेंट ने कमाल का काम किया। अगर आप मुझसे पूछे, सीएए और फार्म प्रोटेस्ट में तो बहुत गलत किया था। यू कांट ब्लॉकेड फॉर वन फुल ईयर, कॉज एन इकोनॉमिक लॉस ऑफ 5,800 करोड़। क्रेजी था वो तो कभी होना ही नहीं चाहिए। बट ये तो भाई मनोरंजन दे रहे हैं दिल्ली को। आपको आइडिया भी नहीं कल क्या हुआ वहां पे क्रिकेट स्टार्ट हो गई, कई बच्चे आ गए आसपास से क्रिकेट खेलने लग गए उसके साथ, दीपके के साथ। फिर दीपके जो है वो इतना डेस्परेट है बेचारा, उसकी कहीं कोई एक मांग तो रख लो, वो चाह रहा है अरेस्ट हो जाए किसी तरह। इतना डेस्परेट है, मतलब वो कभी पुलिस वालों को धक्का देने को तैयार है कि यार मुझे अरेस्ट कर लो किसी तरह। वो दे ही नहीं रहे उसको भाव, उस बेचारे को उसका एक ख्वाब नहीं पूरा हो रहा। भाई उसके भी तो करियर का ख्याल रखो, उसके लिए अरेस्ट होना कितना जरूरी है करियर का आगे बढ़ाने के लिए। और ये लोग कमबख्त उसको अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब वो लग गया कि भाई 5 बजे की परमिशन मिली थी, उसने कहा मैं रात भर बैठा रहूंगा, उसने कहा इसी पर अरेस्ट कर लेंगे। फिर उसने कहा बाहर से मेरे लोग आएंगे, उन्होंने कहा आओ भाई खाना भी दे दो इसको, बिजली भी मत काटो।
तो दे हैव टेकन द विंड ऑफ हिज सेल्स जिसे कहते हैं ना, इसलिए आई एम एंजॉइंग दिस। ये इतनी बड़ी पोटेंशियल, इसकी छोटी मोटी न्यूसेंस वैल्यू है, एंटरटेनमेंट वैल्यू ज्यादा है, इसलिए सीए और फार्म वाला नहीं है ये, इसको करने दो आप, ये करता रहेगा, लोगों को मजा आता रहेगा। ही इज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ एंड द आप पार्टी, आपका ही है ये जो दिक्के था, ये मनीष सिसोदिया का असिस्टेंट होता था, इसने जिंदगी में एक दिन भी कायदे का काम नहीं किया, कुछ भी। इसने बस एक काम किया है, बाय द वे, इसने प्रोवोकेटिव स्लोगन्स दिए थे 370 हटने पे, तो उसके ऊपर एक एफआईआर है कि ये आईएसआई का एजेंट है, ठीक है। ये एक है, लीगल ऑब्जर्वेटरी ऑफ पुणे ने डाल रखा है, वहां से लापता हो गया था, तो वो एक छोड़ दो, बाकी इसने कुछ काम नहीं किया। ये मनीष सिसोदिया के लिए मीम्स बनाना, दिल्ली एजुकेशन क्रांति के पोस्टर्स बनाना, इन्हीं सबसे करके इसने मस्ती करी वहां पर। एंड अब ये कह रहा है भाई देश के लिए मुझे लड़ना है, मैं भगत सिंह हूं। अच्छा, लोग भी बड़े मजे ले रहे हैं, आपको सुमित जी पता नहीं, वहां पे कल ये जब वहां खड़ा था तो कई लोग पहुंच गए वहां, उन्होंने कहा यार ये इतना हिम्मती है, शर्त लगा लो ये खाएगा नहीं कुछ भी, अब ये अनशन करके रहेगा। अब उसको भूख लगी हुई है वो उसको ये सब चढ़ा रहे कि आप लिख लो ये अब अनशन करेगा। कहता हाँ मैं अब अनशन पे बैठ जाऊंगा। 10 बजे फिर ब्रेड पकौड़ा और नूडल्स आ गए, उससे रुका ही नहीं गया, उसने चाप लिया पूरा 10 बजे शाम को ब्रेड पकौड़ा नूडल्स। तो बड़ा ज्यादती हो रही है उसके साथ, तो मैं तो उसके साथ खड़ा हूं अगर आप मुझसे पूछें तो। आपने बोला उसने कभी भी कोई कायदे का काम नहीं किया, वो सिर्फ फायदे का काम कर रहा है, और देशद्रोह के लिए पैसे मिलते हैं, देश प्रेम के लिए सिर्फ जूते मिलते हैं, जो भगत सिंह को और आपको मुझे मिल रहे हैं। देशद्रोह के लिए पैसे मिलते हैं, इसलिए कायदे का काम नहीं, वो फायदे का काम कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने जो देखा अभी कि एक निशान, एक संविधान की तरफ हम जा रहे हैं, एक निशान बीजेपी का रह जाएगा, बाकी सारा तो विलय होता जा रहा है बीजेपी के अंदर, वो हमें दिखता है। लेकिन जो आगे जो जैसे 2/3 की मेजोरिटी के ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है, आपको नहीं लगता कि आगे जैसे मॉनसून सेशन आने वाला है, इसमें कोई धमाका होने वाला है, या होगा, या होना चाहिए? हिस्टोरिक धमाका होने जा रहा। अब ये देखना है कि कौन से 3-4 कानून आते हैं। 2 तो पक्के हैं, डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन तो लिंक्ड ही है आपस में, तो ये 2 तो आने हैं। रीड्रॉइंग ऑफ इलेक्टोरल मैप तो होना ही होना है। 550 से लगभग 550 से 543 से ये करीब 850 सीट होने जा रही हैं लोकसभा में, ये तो पक्का है। इसी में तुरंत वुमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी वुमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में 14% है करीब करीब, तो ये बढ़ करके 33% हो जाएगी। तो ये एक बहुत हिस्टोरिक, 2 तो पक्के हैं। अब 2 और काम है जो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक है वन नेशन वन इलेक्शन और एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वन नेशन वन इलेक्शन ये लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, बड़ा देखना होगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है उसमें। कई राज्यों में चुनाव होके हटा है, उस पर क्लैरिटी नहीं आ रही है, बट अपेरेंटली डीएमके जो है वो टॉक्स में है। भाई मोदी जी को तो सबको जीतना है, अमित शाह जी को तो सबको जीतना है, तो डीएमके अब खफा है कांग्रेस से, बट इनसे बातचीत चल रही है, तो वो बड़ा एक्साइटेड है वन नेशन वन इलेक्शन पे। वो क्यों एक्साइटेड है? पहले वही सबसे अगेंस्ट था। वो अगेंस्ट इसलिए था कि उसको लगा कि भाई अगर मैं जीत गया चुनाव, तो 26 में जीता, 29 में तो 3 साल में ही दे विल कट शॉर्ट माई टर्म एंड से कि भाई अब वन नेशन वन इलेक्शन है। अब वो हार गया, तो वो कह रहा है यार ये विजय का टर्म ही कट शॉर्ट हो जाए, हमें एक और मौका मिल जाए 29 में। तो उसको ही अपेरेंटली पुशिंग फॉर दिस, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो 29 में एक लोकसभा और 20 राज्यों का चुनाव होगा। आप समझ रहे हैं बात को? जो राज्यों में नई नई सरकार बनी होगी, 1-1.5 साल हुआ होगा या 2 साल, मुझे इसका क्लियर कैप अभी तक आया नहीं है, कानून इसमें घुसना पड़ेगा। जैसे 28 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, तो उसका 29 में नहीं हो सकता, उसका आई थिंक फिर अगले बार में होगा, उनको एक एक्सटेंडेड स्टे मिलेगा 1 साल का। बट इवेंचुअली इट विल बी, थोड़ा टीदिंग इश्यूज होंगे 5-6 साल तक, वन नेशन वन इलेक्शन होगा कि भाई एक ही बार में सारे राज्यों का और लोकसभा का चुनाव हो जाए। एंड बीजेपी को ये बहुत सूट करता है भाई, बीजेपी को तो बहुत ज्यादा सूट करता है कि भाई मोदी जी के ही चेहरे पे लोकसभा तो लड़ ही रहे हैं, साथ में राज्य चुनाव भी जीत लिए, तो बीजेपी विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बीजेपी के लिए बस ये है टीदिंग इश्यूज कब देखे जाएं, अदरवाइज आई थिंक वन नेशन वन इलेक्शन भी पास होगा ही होगा। यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो एक सेल्फ गोल होगा पास करना मेरे हिसाब से, क्योंकि यूसीसी लेट द स्टेट्स डू इट। अगर सेंटर ने ओवर आर्चिंग कुछ कर दिया, बिकॉज द सिचुएशन इन असम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन उत्तर प्रदेश, वहां पे एक एनआरसी की भी प्रक्रिया रही, ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्टेन थिंग्स, तो आप सिर्फ 4 शादियां नहीं रुकवाओगे उससे, उससे आपके ट्राइबल्स भी थोड़ा अप इन आर्म्स हो सकते हैं आपके अगेंस्ट कि भाई हमारे तो अलग तरीके से कुछ चीजें चलती है। देन इनहेरिटेंस के कुछ राइट्स अलग होते हैं कुछ में,
लेट द स्टेट्स डू इट और चुप चपीते होने दो हर स्टेट में, आपका फाइनली हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसलिए आई थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड डजंट मेक सेंस। बाकी 3 में से 2 तो पक्के हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेट्स सी वेदर इट हैपेंस और नॉट। चलिए एक बात करते हैं कि जो 2024 के इलेक्शंस थे तब नारा था 400 पार का। 400 पार का नारा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको परमानेंटली चेंज करना है। लोगों को लगा 400 पार का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, इसलिए राहुल गांधी ने उसने कॉन्स्टिट्यूशन भारत का नहीं, लाल रंग का जो चाइना का होता है उसको लहराना शुरू कर दिया कि हमने संविधान को बचाना है। संविधान तो चाइना का बचाना था क्योंकि ये चीजें चाइना को तंग करती हैं। अब आपको नहीं लगता कि जो ये मुद्दे हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार जब 2/3 की मेजोरिटी की तरफ आप पहुंच ही रहे हो और आपने ले भी लिया, क्यों ना आप जो गलतियां करी हुई हैं इंदिरा गांधी के टाइम पर इमरजेंसी के ऊपर, वो 2 वर्ड्स को निकालने का काम क्या वो भी अब भारत की गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए? इज इट ऑन द कार्ड्स? एक सेकंड पॉज करेंगे जरा, आई विल हैव टू स्नीज, 1 मिनट। इंदिरा गांधी ने, जो आपका सवाल है ना, 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाके सेक्युलर और सोशलिज्म शब्द ऐड किए थे, ये थे नहीं हमारे संविधान में। और आप बेहूदगी देखिए, सोशलिज्म तो एक आइडियोलॉजी है भाई। आपकी सोशलिज्म आइडियोलॉजी है कि कैपिटलिज्म है कि बीच में कहीं है कि मार्केट फोर्सेस की है? हु आर यू टू इम्पोज कि हम सोशलिस्ट ही हैं? और क्या हम हैं सोशलिस्ट? बिल्कुल नहीं हम सोशलिस्ट। थोड़े बहुत चीजों में है ऑफ कोर्स, बट वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी लार्जली। तो सबसे पहली तो बात तो इट इज सेंसलेस। अच्छा, अब आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। 1949 में केटी शाह एक थे, उन्होंने खड़े होकर के एक प्रपोजल दिया कि भाई हम इंडिया को, तब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, 26 जनवरी 1950 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में। उन्होंने कहा भाई उन्होंने 2-3 और शब्द जोड़ दिए थे, इंडिया इज अ फेडरल, सोशलिस्ट, सेक्युलर, 4-5 और शब्द जोड़ के कहा था ये बनाना चाहिए। तो 2 महानुभाव खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था भाई ये नहीं हो सकता। एक ने कहा था कोई सेक्युलरिज्म का तुक ही नहीं बनता इस देश में, तो भाई सेक्युलरिज्म तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इट इज द सेपरेशन ऑफ द स्टेट एंड द चर्च। और एक ने कहा था सोशलिज्म, आप कौन होते अपनी आइडियोलॉजी थोपने वाले? आपको पता है वो 2 कौन थे महानुभाव? एक थे चाचा नेहरू और एक थे BR अम्बेडकर। ठीक है, आज इन्हीं दोनों का नाम लेके ये कहते हैं संविधान खतरे में है, और वो 2 शब्द ऐड कर दिए इन्होंने 76 में, जिसको इन्होंने खड़े होकर, मैं आपको डेट भी बता सकता हूं, 12 दिसंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केटी शाह ने प्रपोज किया और इन दोनों ने खड़े होकर अपोज किया। तो ऐसे ऐसे तो कांग्रेस वाले हैं भाई, ऐसे नमूने हैं हमारे देश में कि क्या बोला जाए। आप कह रहे हैं संविधान खतरे में, इसका एम ये था राहुल गांधी का कि ये फैला दो कि संविधान क्या चेंज हो रहा है, संविधान तो चेंज होता ही रहता है, कई 100 से ऊपर अमेंडमेंट्स हैं, रिजर्वेशन खत्म होने जा रही है, रिजर्वेशन खत्म होने जा रही है और बस ये होने जा रहा है। इसका इन्होंने डीप फेक वीडियो भी चला दिया था अमित शाह का, कहते हुए ये बात। सो ये एक बार चल गई चीज, क्लिक कर गई भाई, थोड़ी सी नुकसान दे गई बीजेपी को कुछ बेल्ट्स में, बट अब वी आर वे पास्ट दैट। एक बार चल जाता है झूठ भाई, बार बार थोड़ी चलता रहेगा ये बात। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज अफेक्टिंग। एंड लुक एट द रन बीजेपीज हैड भाई 2024 के बाद। किसने सोचा था सुमित जी, आप मुझे बता दो। लोगों को लग रहा था अरे अब तो राहुल गांधी ऊपर आ जाएगा, अब तो मोदी जी का बस पतन ही शुरू हो जाएगा। उसके बाद से आज 2 साल बाद हम लोग बात कर रहे हैं 2/3 मेजोरिटी की, 400 पार हो ही ना जाए कहीं सामने सामने ही ना हो जाए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में रौंद दिया सबको, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल। आई मीन ये एक चीज ऐसी शो करता है, इसको कहते हैं सब्र की ताकत। बीजेपी केप्ट इट कूल और राहुल गांधी पागल हो गए बिल्कुल। उसके बाद यूं बैठने लग गए पार्लियामेंट में, हम हराएंगे तुम्हें, मोदी को डंडे मारेगी जनता। ये होते हैं ओछे लोग, हल्की सी सफलता मिली नहीं, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। मैं अगर आपसे बोलूं, आपके दर्शक भी अगर सुन रहे हो, कि भाई हल्की सी सक्सेस पे माइंड बौखला नहीं जाना चाहिए कि बिल्कुल आप पागल ही हो गए। राहुल गांधी वाला हाल होता है फिर। 99 पहुंचे नहीं, चुनाव अंत में भी हारे हो तुम, विपक्ष में बैठे हो और बिहेव ऐसे कर रहे हो जैसे दुनिया जीत ली हो तुमने। और दूसरे ने चुपचाप कहा यार फोकस करते हैं, लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग रूम, एंड ही इज वन आफ्टर द अदर इलेक्शन एंड नाउ इज हेडिंग टुवर्ड्स 2/3 मेजोरिटी। तो ये बहुत बड़ा लेसन है। बिल्कुल बहुत बड़ा लेसन है। लेकिन मोदी जी ने एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला भी था कि कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल देर से आती है, और ट्यूबलाइट भी बोला था एक बार। मुझे लगता है कि वो फिट बैठती है राहुल गंदगी के लिए। मैं राहुल गंदगी इसलिए बोलता हूं क्योंकि सिवाय गंदगी के
इस बंदे ने कुछ भी आज तक हासिल किया नहीं है। तो ये वर्ड बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए कांग्रेस भी मेरे पीछे पड़ी रहती है। बट हम चाहते हैं कि हमारे पीछे पड़े रहें, जितना पीछे पड़ेंगे उतना हम भी। अब तो अजीत दोभाल जी ने बोल दिया कि यू आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स, और अब जब से उन्होंने ये बोला है तब से हमारे लोग भी बंद नहीं कर रहे इनकी वाट लगाना। तो ये जो एक संविधान एक निशान, उसकी तरफ जा रहे हैं सारी पार्टीज इकट्ठी होकर, पता नहीं क्यों मिरेकुलसली एनडीए की सपोर्ट करनी शुरू कर दी। कौन सी? टीएमसी, डीएमके, जो आप सोच नहीं सकते थे। मुझे लगता है कहीं आगे जाकर आम आदमी पार्टी के जो पार्टी के सारे लोग हैं वो भी कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू से समथिंग। आई थिंक दो पार्टी रहेंगी इसमें। अभी कई पार्टीज का कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है जिनकी बीजेपी से नहीं डील हो पा रही है, सब तो नहीं पहुंच पाएंगे वहां, वो कांग्रेस में विलय कर सकते हैं। तो ये भी एक बात चल रही है। शरद पवार की पार्टी की दोबारा बात चल रही है विलय करने की। ममता बनर्जी को भी एक सुनने में आया प्रपोजल है कि वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ यू, यू कैन कम हियर एंड बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एज इफ इट मैटर्स। तो अब मुझे लगता है देयर विल बी टू पार्टीज, वन इज बीजेपी विच विल बी द डोमिनेंट फोर्स, और दूसरा एक दिखावे के लिए एक ऑपोजिशन जिसमें कुछ बचा नहीं है, वो कांग्रेस ही होगी। तो कांग्रेस बड़ी खुश है इसमें। आप समझिए अभी जो इंडिया अलायंस का जो कॉलेज रियूनियन हुआ था, कॉलेज रियूनियन ही की तरह था, सब मिले हुए थे। 3 साल पहले मिले थे और 3 साल बाद अब मिले। 3 साल पहले की फर्स्ट मीटिंग थी। तो वो पिक्चर बड़ी कमाल की थी। जो वो पिक्चर थी उसमें पीछे है राघव चड्ढा, चल दिए वो, सामने है नीतीश बाबू। नीतीश बाबू वॉज द आर्किटेक्ट। नीतीश बाबू 4 महीने में चल दिए, पलट गए भाई। ठीक है, नीतीश बाबू का तो अपना हिसाब किताब ऐसे ही चलता है, वही मौसम जैसे बदलता है नीतीश बाबू बदलते हैं। और उसमें केजरीवाल था सामने और डीएमके था। अब केजरीवाल भी नहीं आया इस बार, डीएमके भी आउट हो चुका है। तो ले दे करके कुछ लोग आए जिन्होंने बैठ करके खूब विलाप किया, थेरेपी करी आपस में, भाई एक साथ रोकर बहुत एक मन हल्का महसूस करता है। तो ममता बनर्जी आ गई वहां पर। आप सोचिए ममता बनर्जी का पिछली बार वो जलवा था कि 10 दिन पहले बताया करो मेरे को, ऐसे में नहीं आऊंगी। अच्छा, उस फोटो में केजरीवाल तब सीएम था, ममता तब सीएम थी, स्टालिन तब सीएम था, राहुल गांधी जलवे में खड़ा हुआ था, लालू और उसके बच्चे भी खड़े थे कि अब की बार बिहार जीत लेंगे। सब धराशायी हो गए। मतलब जनरली क्या होता है सुमित जी, जब कॉलेज रियूनियन में मिलते हैं ना तो लोग डिस्कस करते हैं, अरे तुम कहाँ निकल गए, तुम अच्छा वाइस प्रेसिडेंट बन गए, अच्छा तुमने अपना स्टार्टअप खोल लिया। यहाँ सब रो रहे थे एक साथ कि हम बिहार हार गए, हम महाराष्ट्र हार गए, हम ये हार गए, हमारी पार्टी यहाँ छोड़ के चली गई। तो ये बड़ा विचित्र सा एक थेरेपी सेशन था मेरे हिसाब से, और ये थेरेपी सेशंस आगे भी जारी रहने चाहिए, बिकॉज अभी इनके दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मुझे लगता है जो 3-4 साल पहले हमने फोटो देखी थी उसमें सारे पार्टी के लोग खड़े थे। इस बार पार्टी नहीं खड़ी थी, पार्टी तो हाथ से निकल गई, अब सब इंडिविजुअल खड़े थे। ये फर्क है पुरानी फोटो आज की फोटो में, इसलिए बोल रहा हूं। ये कंट्री जा रही है एक पार्टी की तरफ, पार्टी राष्ट्रवादी है, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं यही चीज कहीं उल्टी हो गई, एंटी नेशनल जैसे कांग्रेस है उसके हाथ में आ गई, तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस देश के जो 100 करोड़ ओरिजिनल एंड ओनली निवासी हैं, बाकी तो इलीगली भारत में रह रहे हैं 1947 से, क्योंकि उन्होंने अपना कंट्री ले लिया था। तो ये सिर्फ बांग्लादेशी 10 करोड़ इलीगल नहीं है, बाकी के भी 30 करोड़ जो है वो भी इलीगली हमारे देश में रह रहे हैं, वो हमारे बिलोंग भी नहीं करते। तो इसलिए जो 100 करोड़ इस देश का एक्चुअल निवासी है वो इस देश को कभी भी एंटी नेशनल्स के हाथ में नहीं देगा। उसे पता लग गया, बंगाल के थ्रू हमें पता लग गया कि इनके हाथ में सत्ता आई तो हमारा जीना ये हराम कर देंगे। तो ये तो हो गया रहेगा। एंड लेट्स होप कि जो गलतियां 1976 में 77 में इंदिरा गांधी ने करी थी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उसको रिवर्स करने का टाइम अब आ गया होगा आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ पावर। शायद इसीलिए मोदी जी को 3 बार मौका भी हम सनातनियों ने यही दिया था कि वो गलतियां जो अब गिनाते रहते हैं हमेशा कि कांग्रेस के टाइम पे हुई, उसको रिवर्स करने का अच्छा टाइम आ गया है। और इसीलिए ये सारा मिरेकुलसली महादेव की मर्जी है कि सारी एंटी नेशनल जो बीजेपी पार्टीज थी आजकल बीजेपी को सपोर्ट कर रही है आउटराइटली। हमने तो सपोर्ट मांगी भी नहीं और सपोर्ट आनी शुरू होगी। इसको महादेव का प्लान ही बोल सकते हैं। So Karan ji, thank you so much. It was very enlightening, very interesting to do this show with you first time, and I hope to continue this trend with you in the future also. Let's hope कि जो मुद्दे होंगे लोगों के देश के उसको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से और कवर करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।